अब लंबी कहानी है, उन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा था पहला। नहीं, ये इस पे हम तफसील से बाद में, बात करेंगे। हाँ नहीं, ये इसलिए बता रही हूँ कि उनको शायद ये था कि तराना भी मैंने लिखा है, मेरा तराना भी सुनाया जाएगा, तो मैं को शायद यहाँ रहने का मौका मिलेगा। हाँ। पर अफसोस की बात है कि उनको वहाँ रहने का मौका नहीं मिला। अच्छा। वो अपने दोस्तों के साथ रह रहे थे, उनके दोस्तों ने तो उनकी बहुत हिफाजत की। हाँ। सब मुस्लिम दोस्त हैं, ये भी हाँ। देखिए। पर एक वक्त आया कि उनके दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, अब तुम घर जाओ, वापस जाओ। और वहाँ इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि इतने दंगे फसाद के घर जलाए जा रहे थे, बुरा हाल था। और दादाजी को जो खबर मिली कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। अच्छा। अब दादाजी को तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई, क्योंकि आज़ाद वालिद साहब तो जर्नलिस्ट ही थे। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की पता कराएं कि इनका क्या हाल है, कुछ खबर नहीं मिली। हफीज़ जलंधरी साहब को रिक्वेस्ट की उन्होंने, उनसे दरख्वास्त की कि आप कुछ करिए। वालिद साहब लिखते हैं कि रिफ्यूजी कैंप एक नरक से भी बदतर हालत थी वहाँ पर। कहते हैं कि इतना दर्दनाक सीन था, जैसे कि आप गोश्त नाखून निकाल लेंगे ना गोश्त से, जितना पेनफुल ये होगा उतना पेनफुल वो था। उन्होंने ये एग्जांपल दिया। चलिए, बातों का सिलसिला यहाँ सीधा सीधा करते हैं कि ये परिवार जनाब जगन्नाथ आज़ाद साहब का परिवार है, जिनका नाम दोनों मुल्कों में, आपके मुल्क में और हमारे देश में बाइज़्ज़त लिया जाता है। किस वजह से वो आप अच्छे से जानते हैं। और ये हैं उनकी बेटी मुक्ता लाल जी, जिनके बारे में आप लोग शायद सोशल मीडिया पर बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी, स्पेशली मेरे पास, कि मैं इनको ढूंढ के इनके साथ बात करूं, इनके परिवार की, क्योंकि अब इनके पिताजी नहीं हैं, इनके दादाजी भी नहीं हैं, लेकिन वो जो यादें थी ना 47 वाली, वो इनके जहन में हैं, इनकी आँखों में हैं, इनकी किताबों में हैं। तो मैम, इस्तकबाल मैं इसीलिए करूँगा क्योंकि आप उर्दू परिवार से हैं। ठीक है, और नमस्ते है आपको, राम राम है आपको। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप पिताजी के नज़दीक थी या दादाजी के नज़दीक थी? सच बोलूं तो मैं दादाजी के बहुत नज़दीक थी। पिताजी के लिए ज़्यादा दिल में इज़्ज़त थी, मगर जो नज़दीकी, जो करीबीपन होता है, वो दादाजी के साथ था। क्योंकि 2.5 साल की थी जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। वालिदा का नाम साथ साथ बताइए। शगुंतला। उनका इंतकाल हो गया था, और उसके पहले वो 7 महीने बिस्तर में थी। अच्छा। इंतकाल से बीमार थी। तो इतनी, मतलब उस सारी जो वक्त था, जितना भी था, मेरी जो तरबियत हुई और उसके बाद तक की, क्योंकि वालिदा का तो इंतकाल हो गया था, दादाजी और दादी जी ने की, इसलिए मैं अपने दादाजी के बहुत करीब थी। दादाजी का नाम बड़े प्यार से बताएं। त्रिलोकचंद महबूब साहब जी। जी। और पिताजी का नाम? जगन्नाथ आज़ाद जो मैं साहब बता चुका हूँ जी। अब आपका नाम? मेरा नाम मुक्ता लाल, वो भी आप बता चुके हैं। मैं बता चुका हूँ। आपके मुँह से इससे सुनना चाहता हूँ कि ताकि मुझसे अगर गलती हो जाए तो आप दुरुस्त कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कहाँ रहते थे दादाजी? देखिए, दादाजी तो पहले शुरू में ईसा ख्याल में थे। ठीक है। उनका जो जन्म हुआ था वो एक गांव था, मौजा नूर जमान शाह, पर वो सिंध नदी के किनारे था। वहाँ 20-25 घर थे सिर्फ। तो जब बाढ़ आती थी तो घर तबाह हो जाते थे। तो ये हर साल यही चक्कर होता था। फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उनकी छोटी सी शायद दुकान थी कोई एक काश्तकारी की, वो बेच के इस फैमिली ईसा खेल आ गई। तो ईसा खेल में क्या हुआ, वो स्कूल में उनको नौकरी मिली, पर वहाँ का पानी इतना ख़राब था कि उनको पथरी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। तो उनको जैसे चारपाई पे बिठा के उनको बन्नू ले आया गया इलाज के लिए। तो दादाजी ने उस वक़्त आई थिंक डिप्टी इंस्पेक्टर थे या कौन थे, मैं अब डिटेल्स, मुझे नाम और डेजिग्नेशन नहीं याद, उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं यहाँ बार बार बीमार हो जाऊँगा, मेरा यहाँ से तबादला कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। तो उनको उन साहब ने दादाजी की तबादला उनका क्लूर कोट करवा दिया था। क्लूर कोट आ गया। क्लूर कोट में वो स्कूल के हेडमास्टर की पोजीशन पे पहुंचे थे। ठीक है। और ये वो दौर था जब आपके पिताजी भी किसी पोजीशन पे थे? नहीं, तब मेरे पिताजी 5 साल के थे। अच्छा। क्लूर कोट, ये भी छोटी सी बता देती हूँ आपको। क्लूर कोट जब जाने के लिए या तो स्टीमर होते थे, कोई पुल नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये मैं अपना 5 साल के थे, इनको लेके ये स्टीमर में बैठे, तो बड़े सुंदर पहाड़ थे नमक के, उनमें अच्छे अच्छे मकान बने हुए थे। तो दादाजी ने वालिद साहब से कहा
5 साल के बच्चे से कहा, पहाड़ों के ऊपर बने हैं मकान, इस मिसरे को पूरा करो। अच्छा, तो 5 साल का बच्चा कहता है, अजब इनकी सूरत अजब इनकी शान। क्या बात है। तो दादाजी ने कहा, सूरत नहीं शौकत कहो। अच्छा, तो वालिद साहब कहते हैं, ये इसका क्या दोनों में फ़र्क है, बड़ी बाद में मुझे समझ आया। अच्छा। तो ये तभी आपने कहा ना वालिद साहब की हाँ। क्या पोजीशन थी, ये पोजीशन थी तो उनकी। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जन्म शायद 1908 कब का है? दादा साहब का? वालिद साहब का 1918 में। 18 का। हाँ। तो आप ये बात कर रहे हैं 25 के आसपास की, एक तरह हाँ, से, एक है ना? तो 5 साल आज़ादी के थे। से 25-30 साल पहले की, आज़ादी से 25-30 साल पहले जी की, हाँ, जी हाँ। ठीक है? उस दौर की ये वाली बात है। हम्म, अगर हम अब 1925 के आसपास की बात करें, तो उस दौर में आप लोग जब कलूर कोट आके बस गए, कलूर कोट में पिताजी दादाजी हो गए अध्यापक, टीचर बन गए ना? जी, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बन गए। अच्छा, प्रिंसिपल बन गए। तो प्रिंसिपल कैसे शायरी की तरफ मूव हो गया? ना उन दिनों उनको बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वो जो कलूर कोट का जो स्कूल का एटमॉस्फेयर था, वो इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। वहाँ जितने भी टीचर्स वगैरह थे ना, वो कहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम चलती थी उनको, और वो आपस में सब मिल गए और वो ये कहने लगे कि ये तो हिंदू हैं, ये मुसलमानों को ध्यान नहीं देते, वो नहीं करते। मतलब ये जैसे अब क्या कहना चाहिए, एक मज़हब के नाम पर उन पे बहुत धब्बा लगना शुरू हुआ। तो बात यह थी कि जहाँ वहाँ उस वक़्त मुसलमान जो तलबा थे, शायद थोड़ी सी तादाद में थे, क्योंकि बहुत दूर से आना पड़ता था उनको। तो दादाजी ने उनके लिए बोर्डिंग का इंतज़ाम किया, उन बच्चों को मुसलमान सब बच्चों को बुलवाना शुरू किया, तो तादाद काफ़ी बढ़ गई। तो इनके अगेंस्ट सब टीचर मिलके इन्होंने इनके एक गुट बनाया और इनकी कंप्लेंट की गई हाई अथॉरिटीज़ को कि ये जो प्रिंसिपल है, ये मुसलमानों का नहीं करता, हिंदुओं का पार्शल है। तो इन बड़ी प्रॉपर इंक्वायरी बैठी डाक बंगले में। इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी में ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को ज़्यादा बुलाया और हिंदुओं को नहीं बुलाया, बहुत कम बुलाया, और कुछ बच्चों को तो सिखा दिया कि तुम इनके अगेंस्ट बोलना। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब मुसलमान लोग आए तो जब इंक्वायरी बैठी तो मुसलमानों ने बोला कि इस प्रिंसिपल को तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए कि ये हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ये प्रिंसिपल हट जाएगा तो हमारी बच्चों की तालीम ख़त्म हो जाएगी। तो इस बिना पर उनको वहाँ पर रखा गया, और क्योंकि हिंदुओं को उन्होंने बहुत कम लोगों को बुलाया कि ये तो उनकी तरफदारी करेंगे, ये तरफदारी करेंगे और मुसलमान तो बोल देंगे, पर उल्टा हो गया। तो वो वहाँ टिके रहे, मगर वो टिके रहे पर वो खुश नहीं थे। फिर कहते हैं चाहे उनकी फतह हुई इस केस में, मगर वो कहते हैं कि ये मतलब बिना मतलब कि इतनी बात बढ़ी, तो उनको अच्छा नहीं लगा था। तो फिर वो कलूर कोट में ही थे, वहीं पर मतलब प्रिंसिपल रहे और पढ़ाते रहे। अच्छा, और उसके बाद पिताजी के बारे में अगर ये वाली बात आती है कि वो उस टाइम थे, तो वो 5 साल की उम्र वाला बच्चा जब शायरी का एक मिसरा पूरा कर देता जी है, जी जी। तो वो फिर वो शौक यानी कि वो ब्लड में था, और वो चीज़ें आगे कैसे बढ़ी? हाँ, वो कहते हैं कि वो अपने वालिद की, हाँ, मेरे दादाजी हाँ। की अलमारी में से किताबें निकाल लेते थे, गालिब की, और ये मतलब सब शायरों की जो किताबें दादाजी के वक्त, वो दादाजी कहते हैं उन्हें किसी की मदद नहीं मिली, क्योंकि जहाँ वो थे बन्नू में थे या ईसा ख्याल में थे, कोई कहते हैं ऐसा शख्स नहीं था जो शायरी में शौक़ रखता हो या उनको कोई सलाह दे सके। और उनको ये भी नहीं कहते हैं मालूम था कि खतो किताबत से भी किसी से बात कर सकते हैं, तो उनकी शायरी अपने आप ही सुलझी, मकबूल होती गई। अपने आप ही होती गई। तो ये भी उनकी किताबें लेके पढ़ते थे। जब ये किताबें लेके पढ़ते थे तो ये छोटे ही थे, अभी मुझे याद नहीं किस उम्र के होंगे, तो दादाजी ने एक बार इनसे एक शेर बुलवाया गालिब का, तो इन्होंने वो शेर ठीक पढ़ दिया। तो दादाजी ने बोला तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। तो ये कहते हैं मुझे उस टाइम समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है, बड़ी बाद में पूछा कि इम्तिहान में पास होने का क्या मतलब था। तो दादाजी ने कहा कि इसका मतलब ये था कि तुमने वो शेर बिल्कुल सही तौर से बोला है और तुम्हारे अल्फाज सब ठीक थे और तुम समझ सके शेर को। तो उससे वो इसलिए उनकी शेर व शायरी जैसे विरासत में ही मिली है, वो कि दादाजी की पढ़ पढ़ के, और रावलपिंडी में ज़्यादा उनका हुआ शेर व शायरी की तरफ वालिद साहब का। तो वालिद साहब की एजुकेशन कहाँ हुई ज़्यादा? रावलपिंडी साइड में? उनकी एजुकेशन तो लाहौर में भी हुई, फिर उन्होंने बाद में रावलपिंडी में एजुकेशन, हाँ, गॉर्डन कॉलेज में। अच्छा। तो तब दादाजी ने फिर तबादला अपना रावलपिंडी करा लिया। ठीक है। तो रावलपिंडी में फिर दादाजी प्रोफेसर थे उर्दू और फारसी के, और वालिद साहब वहाँ पर वो स्टूडेंट थे। अभी किसी का पोस्ट आया था तारिक साहब का, तो उन्होंने ये लिखा कि महरूम साहब पढ़े, उन्होंने स्कूल दिखाया, तो हमने बताया कि इस स्कूल में ये
दादाजी नहीं पढ़े, वालिद साहब वालिद पढ़े। साहब पढ़े हैं। ये क्लूर कोट की बात है, मुझे अच्छा। गलती हो रही थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी वालिद साहब पढ़ते थे और दादाजी उर्दू और फारसी पढ़ाते थे। कैसे आया होगा आपका परिवार, इस बारे में कुछ बताया है उन्होंने कभी? कैसे मूव किया यहाँ से पार्टीशन के लिए तकसीम के वक्त? तकसीम के वक्त? तकसीम के वक्त ऐसा था कि वालिद साहब तो लाहौर में थे, वो नौकरी कर रहे थे जय हिंद पेपर में, और अच्छा, ये जय हिंद पेपर में थे? जय हिंद पेपर में ओके। थे। और दादाजी और दादी जी और हम दो बहनें हैं, ये हम रावलपिंडी में थे। कि दादाजी आपका गवर्नमेंट कॉलेज born में, मतलब वहाँ का है? मेरी पैदाइश तो रावलपिंडी में हुई थी। ठीक है। हम्म। अच्छा। तो हम लोग रावलपिंडी में थे और वालिद साहब वहाँ पर थे लाहौर में। लाहौर में। तो वो लाहौर में सितंबर में पहले दिल्ली आ गए, 2 हफ्ते रह के वापस चले गए, क्योंकि अब लंबी कहानी है। उन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा था पहला। नहीं, ये इस पे हम तफसील से बाद में, बात करेंगे। हाँ नहीं, ये इसलिए बता रही हूँ कि उनको शायद ये था कि तराना भी मैंने लिखा है, मेरा तराना भी सुनाया जाएगा, तो मैं को शायद यहाँ रहने का मौका मिलेगा। हाँ। पर अफसोस की बात है कि उनको वहाँ रहने का मौका नहीं मिला। वो अच्छा। अपने दोस्तों के साथ रह रहे थे, उनके दोस्तों ने तो उनकी बहुत हिफाजत की। हाँ। सब मुस्लिम दोस्त हैं, ये भी देखिए। पर एक वक्त आया कि उनके दोस्तों ने कहा कि हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, अब तुम घर जाओ, वापस जाओ। और वहाँ इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि इतने दंगे फसाद के घर जलाए जा रहे थे, बुरा हाल था। और दादाजी को जो खबर मिली कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। अच्छा। अब दादाजी को तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो गई, क्योंकि आज़ाद वालिद साहब तो जर्नलिस्ट ही थे। कि फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की पता कराएं कि इनका क्या हाल है, कुछ खबर नहीं मिली। हफीज़ जलंधरी साहब को रिक्वेस्ट की उन्होंने, उनसे दरख्वास्त की कि आप कुछ करिए। तो हफीज़ जलंधरी साहब कनेक्टेड थे इनके साथ? वो जानते थे दादाजी के साथ, बहुत अच्छे उनके मनासिब थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा। हफीज़, लेकिन तब तक तो वो यहाँ नहीं पहुँचे थे, तब तो वो यहाँ जलंधर में ही थे पार्टीशन टाइम में, ऐसा मेरी को नॉलेज है। ये मुझे मालूम नहीं है, तो उन्होंने जलंधर से ही किया होगा। उन्होंने रेडियो पे ऐलान करवाया कि ये जगन्नाथ आज़ाद जहाँ भी हो अपनी खैरियत हमें बताएं कि उनके वालिद बहुत परेशान है। तो वालिद साहब कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी खैरियत रेडियो पे अनाउंस करवाई, पर वो शायद पहुंची नहीं। फिर दोबारा जब करवाई तो उनके एक दादाजी के दोस्त ने सुन ली। वो इतनी खुशी खुशी से दादाजी के घर गए बताने उनको कि ऐसे खबर आई है कि आज़ाद ठीक है, आप फिक्र मत करिए। तो ये उनके लिए बड़े चैन का था, क्योंकि वो उनके जो एक दो दोस्त इतने अच्छे दोस्त थे दादाजी के, वो चाहे लाहौर में बुरा हाल था, वो रामनगर में रहते थे, वहाँ पे घर जलाए जा रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, फिर भी लोग उनके घर देखने गए कि आज़ाद का क्या हाल है, पर कुछ पता नहीं लगा। ये रेडियो के थ्रू उनको पता लगा। तो फिर वालिद साहब तो फिर वहीं रुक गए। फिर जब उनके दोस्तों ने बोला आप तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, वो इनके दोस्त इनको लाहौर रिफ्यूजी कैंप में छोड़ गए। वालिद साहब लिखते हैं कि रिफ्यूजी कैंप एक नरक से भी बदतर हालत थी वहाँ पर। कहते हैं कि इतना दर्दनाक सीन था, जैसे कि आप गोश्त नाखून निकाल लेंगे ना गोश्त से, जितना पेनफुल ये होगा उतना पेनफुल वो था। उन्होंने ये एग्जांपल दिया। खैर लुटते पुटते आगे किसी तरह से दिल्ली पहुँच गए। कहते हैं बिल्कुल खाली हाथ पहुँचा, ना कोई सामान था ना कुछ था। तो उनके एक दोस्त रहते थे, कोई बुलबुली खाना शायद है ओल्ड दिल्ली में, तो मुनव्वर नाम था उनके दोस्त का या अनवर नाम था। उनके घर पहुँचे तो वो उनके दोस्त घर में नहीं थे, रात को वहीं सो गए। सुबह जब उठे तो दोस्त से बातें की, और वो जो ये जो मोहल्ला था, यहाँ हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, और बड़े प्यार से रह रहे थे। पर जब लोगों को पता लगा कि एक रेफ्यूजी लाहौर से आया है, तो वो सब घबरा गए। तो उन्होंने जाके इनके दोस्त को, मुनव्वर साहब थे या आई थिंक मुनव्वर साहब ही थे, उनसे कहा कि आप इन रिफ्यूजी को अपने घर मत रखिए, ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा, हमारे लिए हंगामा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये रिफ्यूजी ऐसा नहीं है। पर वो लोग नहीं माने, तो उनको मजबूर होकर वालिद को कहना पड़ा तुम यहाँ से जाओ। और उन्होंने उनका रहने का फिर इंतज़ाम अर्श साहब के घर कर दिया, अर्श मुल्तानी के घर में। तो ये तो वालिद की कहानी हुई। जी, दादाजी की कहानी ये थी, रावलपिंडी में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि जो भी हिंदुओं के घर हैं वो मत जलाए जाएं। ठीक है। क्योंकि जो मुसलमान जहाँ से, ये और जगह भी बोला गया होगा, पर रावलपिंडी में ये था मत जलाए जाएं, क्योंकि यहाँ से मुसलमान आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, घर जला देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो दादाजी के घर में हम 4 जने रह रहे थे। तो जी उधर से एक दिन क्या हुआ, नॉक हुआ, दरवाज़ा खोला तो एक साहब, अब मैं उनका भी नाम भी भूल गई हूँ, अब मेरी किताब में सब नाम देखेंगे, दूसरी किताब में।
तो वो साहब ने जैसे उन्होंने पहले दादाजी का नेम प्लेट देखी तो वो थोड़े घबराए। उन्होंने फिर दरवाज़ा तो खोल दिया दादाजी ने, तो वो उन्होंने सीधे से ही बोला कि मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ मकीम हैं। मैं ये घर मेरे को अलॉट हुआ है, मगर मैं अलॉटमेंट कैंसिल करवा दूँगा। अच्छा। मैं तो दादाजी ने कहा आप ऐसा मत कीजिए, मेरे को 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगा और आप 2 दिन 3 दिन के बाद आप यहाँ आ जाइए। ये कॉमन मैन होगा, ये कॉमन लेकिन मैन था। उनका नेम प्लेट नेम इतना प्लेट देख के, जी, जी, यानी कि उनका नाम गूंजता था। इतना गूंजता था। तो उन्होंने फिर ये जो थे ना वाइस प्रिंसिपल गॉर्डन कॉलेज के कमिंग्स, उन्होंने कमिंग साहब से बात करी कि ऐसे प्रॉब्लम है, तो कमिंग साहब ने उनको बोला कि आप गॉर्डन कॉलेज आ जाइए। फिर हम लोग गॉर्डन कॉलेज चले गए, ठीक है। तो वहीं रुके। तो वहीं पर आप दादाजी के साथ थे? मैं और मेरी बड़ी बहन हम दादाजी के साथ थे। आपने कहा कि आप तो उनकी लाडली थी। यस। तो हम उन्हीं के साथ थे, तो उनके साथ अब रह रहे थे। अब वहाँ से कैसे आ जाए? कमिंग साहब ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से भेजा जाए, पर कोई ज़रिया नहीं दिख रहा था ऐसे। तो दादाजी ने एक बार कमिंग साहब से कहा कि मुझे ये मुस्लिम लीग के लोग कह रहे हैं कि हम आपको आपका ख्याल करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आप मत जाइए। तो कमिंग साहब ने कहा उनको कि आप उनसे बोलिए आपको 20,000 रुपये दे दें कि जब ये आपको मार देंगे तो आपके बच्चों के काम आएगा। इसका मतलब है कमिंग साहब ने भी कह दिया कि आप जाइए। हाँ, तो देखिए ऊपर वाला बहुत मेहरबानी करता है, बहुत करम करता है। तो उसने फरिश्ते भेजे 2। एक तो थे आर्मी कैप्टन मजीद, जिनका मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, इसी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कोशिश करी, नहीं मिले। और उनके साथ एक थे लेफ्टिनेंट कुरैशी, वो शायद किसी काम से गॉर्डन कॉलेज गए होंगे। दादाजी को देखा तो उन्हें कहने लगे कि हम तो बहुत ज़्यादा आपके मद्दाह हैं, तो मैं जितनी मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो वो दादाजी को अपनी ट्रक में उन्होंने एक कंडीशन दी कि ज़्यादा सामान मत रखिएगा ट्रक में। अपनी आर्मी ट्रक में उनको उन्होंने लाहौर रिफ्यूजी कैंप तक पहुँचाया। अब उसके बाद वो भी, अब एक मुझे याद नहीं है क्या सेक्टर था, शायद लाहौर और दिल्ली से ही होगा, कि हम लोग ट्रेन में आए। जो आप पिक्चर्स देखते हैं ट्रेन में, लोग ऊपर, दादाजी ऊपर बैठे थे, हम दोनों बहनों को दादाजी ने खिड़की से अंदर फेंका। दादी जी काफ़ी हेल्दी थी, उनको दरवाजे से अंदर, खैर बड़ी, वो ऊपर बेचारे कैसे चढ़ते थे, एक के ऊपर एक। देखिए कितने प्यार की भावना थी कि जो नीचे खड़ा है उसको अपने जाने की नहीं है, एक नीचे बैठा है, उसके ऊपर एक लड़का आदमी खड़ा है, उसके ऊपर दूसरा आदमी चढ़ के ऊपर छत पर बैठेगा। ये इतना मुझे याद है, ये एक आधा सीन ऐसे याद आ जाता है। तो ये में हम फिर हम पहुँचे जी जलंधर पहुँचे हम वहाँ से। अब तो दादाजी ने तब वालिद साहब को ख़त लिखा था, मुझे आज भी, मैंने वो सेंटेंस पढ़ रही थी। कहते हैं जलंधर तो मैं एक मुसलमान की इमदाद से पहुँच गया हूँ, अब जलंधर से दिल्ली आने के लिए भी मुझे कोई मुसलमान की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बात है। पर वहाँ से क्या मुसलमान मिलता है। आर्य समाज में हमारा रहना हुआ वहाँ पर। अब फिर वही बात है, ऊपर वाले का करम। वहाँ पर एक प्यारे लाल जी आए आर्य समाज में, दादाजी को देखा तो वही कहानी रिपीट हुई। मैं तो आपको बहुत जानता हूँ, आपको बहुत वो बिल्कुल, तो आप मेरे घर में कमरा खा लीजिए, आप मेरे घर में आइए। हम 2 महीने उनके घर में रहे। उनके घर 2 महीने उन्होंने रखा। दादाजी ने उनके लिए भी बहुत अच्छी एक नज़म लिखी थी, मैंने एक बार पढ़ी थी वो, उनको शुक्रिया करने के लिए। फिर उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पे देशबंधु गुप्ता जी ने हमारे लिए मकान का इंतज़ाम किया था। वो मकान भी क्या था, एक कमरा, एक बरामदा और एक आंगन, ये मकान था, जिसमें वालिद साहब, दादाजी, दादी जी, मैं, मेरी बहन, हम लोग होते थे। और मेरे वालिद की दूसरी शादी भी उस मकान में हुई। तो उसके बाद जोश साहब बहुत हमारे घर आते थे, पर वहाँ ये हाल था कि ना कुछ लिखने की टेबल, ना कुछ कलम। जोश मलियाबादी जी, ना जगह, ना कोई टेबल थी, ना कोई लिखने की जगह थी, ना पेंसिल, बुरा हाल था। तो जोश साहब ने कहा कि वो फुलबंगस में रहते थे। तो वो जो उनको मकान मिला था, वो एक किस्म से छोटी सी हवेली थी, और मिनी हवेली हम तो उसे कहते थे। छोटी सी हवेली थी और बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी पूरी कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुई थी। जो जिस बेचारे की होगी वो भाग के चला गया होगा। तो जो साहब ने बोला कि जब मुझे सरकारी मकान अलॉट होगा तो ये मैं आपको अलॉट करवा दूँगा। सब क्योंकि वालिद साहब तब तक नौकरी कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ INB में, तो उन्होंने फिर वो हमको मकान दिलवाया। फिर हम उस मकान में शिफ्ट हुए। उसके बाद तो फिर सरकारी मकान मिलते रहे वालिद साहब को। ऐसी यही कहानी चलती रही हमारी भी। तो आपने कहा वो मिले, वो भी आर्य समाजी थे,
आपने जी जिनका जी नाम लिया, जी तो ये क्लियर हो जाता है कि हमारा परिवार आर्य समाजी था। बिल्कुल बिल्कुल। हम आज़ाद क्यों लगाते थे? पेन नेम, पेन नेम। तखल्लुस तो तखल्लुस। वैसे क्या लिखते थे? वैसे हम अरोड़ा हैं। अरोड़ा से हैं। आदर्श मेरे ब्रदर वो हाँ, अरोड़ा लिखता था। वो आपको अरोड़ा लिखता था, हाँ लेकिन वैसे हम क्या हाँ। लिखते तो थे? नहीं, मैं तो हमारे स्कूल में वालिद ने जब नाम लिखवाया हाँ, मुक्ता जगन्नाथ, वो तो अपना नाम हो गया, सरनेम हो बस गया। वही अच्छा, हम मुक्ता जगन्नाथ के प्रमिला ठीक जगन्नाथ। है, ठीक है, हम ठीक है। हमारे कोई पेन, क्योंकि पेन नेम हम यूज़ नहीं करते थे। हाँ, तो बाद में अब जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं उन्होंने तो आदर्श ने भी यूज़ किया, हुँ। आदर्श आज़ाद अरोड़ा करके। हाँ, मुझे मुझे ये छोटी चीज़ बहन याद ने है। भी किया हाँ, पूनम आज़ाद हाँ, अरोड़ा करके। तो अब तो उसकी शादी हो गई। हम हुँ, तो पर हमने हमें वालिद ने अपना पेन नेम नहीं दिया, क्योंकि दादाजी महरूम, हाँ, वालिद आज़ाद, तो हमारा पेन नेम यूज़ नहीं हुआ। हमें तो अपने उन्होंने, जैसे मेरे पासपोर्ट में भी मुक्ता जगन्नाथ। अच्छा। हम्म, हम्म। तो जनाब, मैं कितना एक्साइटेड हूँ, मेरी रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस परिवार के पास बैठा हूँ जिस परिवार के बारे में मैं बड़े सालों से पहुँचने की कोशिश कर रहा था, और मैं पहुँचा। और ये वाली जो मुलाकात है, ये जो बातचीत है, ये अभी जारी है। किसी और पार्ट में हम लोग आने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये जानना था कि ये परिवार आया कैसे था। अभी तो बहुत सारी बातें होनी हैं, उन बातों को आप कंटिन्यू कीजिएगा। हम लोग तो अभी कंटिन्यू करेंगे एक अलग वीडियो में। शुक्रिया।